हाँ भाई, प्यारे बच्चों, ये 11वीं आर्ट्स का है, हिस्ट्री का 10वां चैप्टर मूल निवासियों का विस्थापन। ठीक है भाई, इस अध्याय में हम उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के बारे में कुछ पहलुओं का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के अध्याय 8 में हमने स्पेन और पुर्तगाल के लोगों द्वारा दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्रों में उपनिवेशों की स्थापना और यहाँ के मूल निवासियों की बर्बादी की कहानी का अध्ययन किया है। लगभग उसी तरीके से 17वीं व 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड इत्यादि के लोग उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहुँचे तथा वहाँ पर अपने उपनिवेश स्थापित किए। धीरे धीरे यहाँ पर गोरे लोगों के अधीन नए राष्ट्रों की स्थापना हुई, परंतु इन नए देशों में भी वहाँ के मूल निवासियों को कोई अधिकार नहीं प्राप्त किए। अभी तो इन मूल बासिंदों पर जुल्म किए जाते रहे। अपने मूल निवास स्थानों से बार बार उखाड़े जाने, युद्ध और बीमारियों के कारण इन लोगों की 90% से अधिक जनसंख्या की मृत्यु हो गई। वर्षों 20वीं शताब्दी में जाकर ही इन लोगों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। उनकी संस्कृतियों को समझने का प्रयास किया गया। देखो, दक्षिण और उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच के फर्कों से संबंधित किसी भी बिंदु पर टिप्पणी कीजिए। दक्षिण तथा उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की जीवन शैली एक जैसी नहीं थी। दक्षिण अमेरिका क्षेत्र में यूरोपियों के पहुंचने से पूर्व बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी। वहाँ राज्य का अस्तित्व था। शासक इस व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर होता था। यहाँ अर्थव्यवस्था काफ़ी विकसित थी तथा कृषि इनका व्यवसाय था। सड़कें व किले बनाने में ये प्रवीण थे। पेरू के इंका लोग इनका श्रेष्ठ उदाहरण है। दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका में राज्य का अस्तित्व नहीं था। इनके जीवन में स्थापित अर्थव्यवस्था नहीं थी, बल्कि ये वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान करते थे। जंगलों में रहते हुए प्राकृतिक रूप से उत्पन्न फल सब्जियां खाकर वे शिकार के सारे जीव थे। देखो, आप 19वीं शताब्दी के संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी के उपयोग के अतिरिक्त आर्थिक व सामाजिक जीवन में कौन सी विशेषता देखते हैं? देखो भाई, 1776 में से ईस्वी से 1783 ईस्वी के बीच अमेरिका में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हुई। इसके उपरांत से संयुक्त राज्य अमेरिका एक स्वतंत्र देश बन गया। स्वतंत्रता के पश्चात अमेरिकी क्षेत्र में रहने वाले अधिकतर यूरोपवासी, विशेषकर अंग्रेज थे। अमेरिका के मूल निवासियों को बेदखल कर एक सीमित से क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर कर दिया। अमेरिका के निवासियों की भाषा अंग्रेजी थी। ये ईसाई धर्म में विश्वास रखते थे। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की तरह कृषि, व्यापार व उद्योग इनकी अर्थव्यवस्था का आधार था। इनकी जीवन शैली, रहन सहन, परंपरा व समाज की संरचना ब्रिटेन जैसी थी। अब अगला क्वेश्चन है, अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे? फ्रंटियर शब्द का अर्थ है सीमा या सरहद होता है। अमेरिका में यह शब्द विशेष संदर्भों में प्रयोग हुआ। 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों तक प्रवासी यूरोपियों ने अमेरिका के केवल तटीय क्षेत्रों पर अधिकार किया था। प्रवासी यूरोपीय व मूल निवासियों के बीच एक सीमा थी। यूरोपीय, विशेषकर ब्रिटिश, जर्मन, स्वीडन या इटली के प्रवासी अपने विस्तार क्षेत्रों को बढ़ाते गए तथा मूल निवासियों का क्षेत्र विस्तार निरंतर सीमित होता गया, मतलब कम होता गया।
एक समय ऐसा आया जब मूल निवासियों के पास नाम मात्र का भू क्षेत्र, मतलब जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उसके पास बहुत कम भूमि का टुकड़ा था। उन मूल निवासियों व प्रवासी यूरोप की आपस में कम व अधिक होती सीमा सरहद ही अमेरिका के लिए फ्रंटियर थी। जो सरहद ही थी वो क्या थी? फ्रंटियर थी। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के जीवन की दो विशेषताएं बताइए भाई। उत्तरी अमेरिका में यूरोपियों के आने से पूर्व मुख्य रूप से ये बात नंबर 1, यूरोपवासियों के आगमन के समय मूल निवासी नदी घाटियाँ के साथ गांव में रहते थे। वे सब्जियाँ और मक्का उगाते थे। मछली और मांस भी उनके भोजन का हिस्सा था। मांस के लिए वे जंगली भैंसें बाइसोन का शिकार करते थे। दूसरा, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की अर्थव्यवस्था की एक जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। ये लोग अपना पेट भरने के लिए खेती करते थे। खेती से किसी प्रकार का अधिशेष नहीं बचता था। अधिशेष के अभाव में यहाँ पर किसी प्रकार के राजतंत्र का विकास नहीं हो पाया। अब देखो भाई, यूरोपवासी व मूल निवासियों की जीवन शैली का क्या अंतर था। यूरोपवासी औद्योगिक विचारधारा के आधार पर कार्य करते थे, जबकि स्थानीय लोग प्रकृति के आधार पर प्रत्येक संसाधन नंबर 1 जंगल व खेती से संबंधित धारणा। यूरोपवासी उत्तरी अमेरिका में लोहे के औजारों से अधिक जंगल साफ कर रहे थे ताकि खेती की जा सके। दूसरी ओर स्थानीय लोगों को अप्रवासियों द्वारा जंगलों को साफ करना अजीब लगता था, क्योंकि स्थानीयवासी तो मात्र अपनी ज़रूरतों के लिए ही फसल उगाते थे और इसके लिए जंगल भी नहीं काटते। व्यापार संबंधी धारणा। चीज़ों के लेन देन को लेकर दोनों प्रकार के लोगों की धारणा बहुत थी। स्थानीय लोगों के लिए तो चीज़ों का आदान प्रदान दोस्ती में दिए गए उपहारों के रूप में था, जबकि दूसरी ओर यूरोपीय लोग मछली और रोएदार खाल को व्यापारिक माल समझते थे, जिसे बेचकर वे अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहते थे। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्तार में प्रवासियों के विकास मूल निवासियों। देखो भाई, ब्रिटेन में आकर अप्रवासी ने अमेरिका के पूर्वी तट पर 13 बस्तियां बसाई। 1776 ईस्वी में इन बस्तियों ने मातृदेश ब्रिटेन के खिलाफ स्वतंत्रता घोषणा कर दी। इस प्रकार संयुक्त राज्य स्वतंत्र देश बना। जिस समय इंग्लैंड के नियंत्रण से बस्तियां मुक्त हुई, उस समय तक इस देश का क्षेत्रफल पूर्वी तट पर छोटा सा हिस्सा था। धीरे धीरे पश्चिम की ओर इसका प्रसार होता चला गया। इस विस्तार की प्रक्रिया में मूल निवासियों को बार बार गुजरना पड़ा। किसी के मन में यह ख्याल नहीं आया कि उन इलाकों में रहने वाले मूल बासिंदों की भी इच्छा जानी जाए। ठीक है भाई। अब है अमेरिका के मूल निवासियों की बेदखली किस तरह कदम उठाए। नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोपवासियों की बस्तियों का विस्तार हुआ। इन क्षेत्रों में मूल निवासियों को बेदखल कर दिया गया। मूल निवासियों को अपने मूल आवास क्षेत्र में हटाने के लिए प्रेरित किया जाता था और बाध्य किया जाता था। उनकी ज़मीनों को बहुत कम दामों पर बेचा जाता था और कई बार तो इन लोगों से धोखे से ज़्यादा ज़मीन ले ली जाती थी या फिर पैसे देने के मामले में भी धोखाबाजी की जाती थी। अगला, बेदखली में स्थानीय लोगों के साथ भी किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं बरती जाती थी तथा कबीले को किसी प्रकार के कानूनी व नागरिक अधिकार भी नहीं दिए गए थे। कबीलों को किस तरह के कोई भी अधिकार
नहीं दिए गए थे। ये सब अधिकार सारे यूरोपवासियों के पास थे।